पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्य जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, केवल शक्तियां पढ़ रहे हैं, फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, पावर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फंक्शन तो मैंने इसी में आ जाएंगे, पावर में ही। ठीक है, पावर में ही शक्तियां जो हैं उसी में फंक्शन भी आ जाते हैं। तो पहला जो पावर है उसके पास वो है एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यकारी शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो वास्तव में है अपॉइंटमेंट से संबंधित। नियुक्तियों से संबंधित। राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, नियुक्तियां करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्यकारी शक्तियां। जब कार्यकारी शक्तियां पूछेगा एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो आप जो है वो दूसरी विधायी शक्तियों को का जिक्र नहीं करोगे। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये नियुक्तियां जो होती हैं वो हमारी क्या है, कार्यकारी शक्तियां हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति। पहला इसका काम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा काम क्या करता है, पीएम के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये आर्टिकल 73 में है, ऊपर वाला, नीचे वाला 74 में। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। अपॉइंटमेंट्स ऑफ अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम पीएम्स एडवाइस। अब यहाँ पे ये दोनों की नियुक्ति करेगा आर्टिकल नंबर 73 और 74 के अंडर द आर्टिकल 73 एंड 74। नियुक्तियों संबंधी चीजें बहुत सारी हैं इसकी। तीसरी जो है वो करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी, महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ही याद नाम रखना है आप लोग ना। और ये है आर्टिकल 76 में, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति। अटॉर्नी जनरल जो है वो क्या काम करता है, क्या है ये, सरकार का वकील है। बहुत सुंदर, एडवोकेट है ना, सरकार का वकील है, सरकार के लिए लड़ता है। कुल मिला के उनके फैसलों के अगेंस्ट जो कोई भी अगर कोर्ट में याचिका दायर करेगा तो अटॉर्नी जनरल जो है वो क्या करेगा, डिफेंड करेगा। आ रहा है समझ। तो अटॉर्नी जनरल कानून का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है केंद्र सरकार का, मतलब सरकार में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, आर्टिकल नंबर 76 में। अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में, किसी भी सेशन में कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। वहां पे स्पीच दे सकता है, वहां पे बैठक में भाग ले सकता है। इतनी उसके पास शक्तियां रहती हैं। मतलब वो राज्यसभा में भी चले जाएगा, लोकसभा में भी चले जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर है क्या, वो मेंबर नहीं है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट में मेंबर है वही लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब के लिए लागू होगा। आप बहुत दिन बाद आ रहे हो क्या, आप दिवाली के बाद, आज 4-5 कितना दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया। तो पार्लियामेंट में ये जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो भाग लेगा, कहीं पे भी आना जाना करेगा, उसकी नियुक्ति भी ये करेंगे। ये और क्या कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के
जज की नियुक्ति भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 124। कैग की नियुक्ति करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ऑडिट जनरल कैग, कंट्रोलर नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी, नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी, कैग के रूप में ही इसको जानो। परीक्षा में कैग भी पूछ देता है, हिंदी में कैग लिखा रहता है, ठीक है, परीक्षा में। इसकी भी नियुक्ति करेगा। ये आर्टिकल है 148। उसके साथ साथ ये अन्य नियुक्ति करता है, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा, लोक सेवा आयोग है ना, के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। और ये क्या करता है? ST/SC आयोग गठित करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ST/SC कमीशन। यह जो है वो शेड्यूल एरिया का निर्धारण भी करता है, निर्धारण करता है जनजाति क्षेत्रों का। जनजाति क्षेत्र जो हैं वो शेड्यूल एरियाज जो हैं उनका निर्धारण करेगा, शेड्यूल एरियाज का, ठीक है, निर्धारण करेगा। और ST/SC आयोग का गठन करेगा। ये है अंडर आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 के अनुसार। और ये ना बहुत सारी नियुक्तियां करता है, वित्त आयोग की भी नियुक्ति करता है ना, 280 आर्टिकल के तहत। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। वित्त आयोग का गठन 5 सालों के लिए होगा, इसी के हाथ में रहता है ये, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, उसको भी लिख लो। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसके जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं ये इतने सारे हैं, ठीक है। ये सभी नियुक्तियां जो संबंधित चीजें हैं वो इसके कार्यकारी शक्तियों में आ रहे हैं। ये कौन से कार्य कर रहे हैं, तो ये इसके फंक्शन भी हो गए, ये इसके पावर भी हो गए, ठीक है, पहला ही चीज। दूसरा, इतना याद हुआ कि नहीं? इसमें कुछ है नहीं याद करने लायक, आप लोगों को याद आते जाएंगे। जो भी नियुक्ति है सब राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री जो है वो एक लिस्ट बना के देता है उसको कि ये मेरे मंत्री हैं, इस विभाग का भी बंटवारा करता है, वो डिपार्टमेंट दे देता है सबको। और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है, सबको शपथ दिलाना शुरू करता है, ठीक है। तो सब नियुक्ति जो है उसमें किसका साइन रहेगा? राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति का स्वविवेक है क्या यहाँ पे? नहीं है। राष्ट्रपति जो है उसका कोई पावर नहीं है, वो कठपुतली की तरह जो है प्रधानमंत्री जो बोलेगा उसमें क्या करता है, साइन करता है। अरे समझ, तो राष्ट्रपति का ये स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ये प्रधानमंत्री की ही शक्ति है। जो जो मेन है वहां पे लीड एक्टर जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री है यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन है? ये छुपा हुआ एक्टर है ना, मतलब हीरो नहीं है ये। हीरो दिखाई दे रहे हैं किसको?
इसको दिखाई दे देते हैं, ये दिखता है हीरो जैसा, और बाद में पता चलता है ये तो जीरो है पूरा, नहीं, अंतिम में पता चलेगा ये पूरा जीरो है। तो इसीलिए जीरो को मैं कल बताया था कि केवल बुढ़ऊ लोगों को बनाते हैं, जो बेचारे लोग कुछ नहीं कर सकते, जिनका हाथ पैर एकदम मुश्किल से चल रहा है, जो लोग कोई फैसला नहीं ले सकते, उस उम्र में किसी का विरोध नहीं कर सकते। आप इस उम्र में विरोध करने के लिए सक्षम हो, आप विरोध करोगे, आप इस उम्र में गलती निकालोगे, सर जो है वो गलत पढ़ा दिए, ये ऐसा पढ़ाता है, वो ऐसा पढ़ाता है, भले रोज आओगे क्लास लेकिन रोज गलती निकालोगे, होता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे अगर बूढ़े लोग बैठ जाएंगे तो बेचारा कितना मेहनत किया, भगवान भला करे उसका, बोलेंगे कि नहीं। तो उस उम्र में उसको बैठाते हैं राष्ट्रपति को, जिस उम्र में राम राम कहने का समय, वो राम 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 कहता है, बस मरा 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 मरा, बचा मरा सब। दूसरा है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में इसका मतलब ये है कि कानून बनाने की शक्ति। विधायी शक्ति मतलब कुल मिला के कानून बनाने की शक्ति, कौन कौन सी चीजों में बनेगी कानून, ठीक है। तो वहां पे अब इसको कौन कौन सी शक्ति मिल रही है। एक है मनोनयन। मनोनयन, मनोनयन मतलब होता है नॉमिनेटेड। दूसरा है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग या ज्वाइंट सेशन। तीसरा है वीटो, ऑर्डिनेंस को पहले ले लेते हैं। अध्यादेश, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और चौथा है वीटो पावर। 4 प्रकार की वैधानिक शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो इसको प्राप्त होती हैं, ठीक है। एकदम सामान्य सा चीज है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। मनोनयन की शक्ति मतलब नॉमिनेटेड करने की शक्ति। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दो शब्द हैं। इलेक्टेड का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ या किसी के द्वारा भी चुनाव किया गया, ठीक है, किसी के द्वारा चुना गया, और वहां पे चुनाव होगा, एक प्रक्रिया होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेटेड का मतलब क्या है कि अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को वहां पे बैठा देना, यही होता है मनोनयन मतलब। तो पहले हमारे देश में 2020 तक कानून जो था वो क्या था कि 2 सदस्य जो हैं वो कौन रहेंगे, एंग्लो इंडियन रहेंगे। 2 सदस्य जो रहेंगे वो एंग्लो इंडियन रहेंगे, और कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसमें एक सदस्य जो है वो क्या रहेगा, एंग्लो इंडियन रहेगा। एंग्लो इंडियन के सदस्यों को नियुक्त करना था, चुना नहीं, निर्वाचित नहीं करना था, नियुक्त करना था। तो ये पावर जो है राष्ट्रपति के पास होता था। राष्ट्रपति का ये पावर भी प्रधानमंत्री ही जो है उसको भेजता था नाम लिख के कि इसको मनोनीत करो आप। तो वो क्या करते थे कि 2 सदस्य जो हैं वो देश में एंग्लो इंडियन के रहेंगे। और एंग्लो इंडियन का सामान्य सा मतलब क्या है, एंग्लो और इंडियन मतलब पिता या माता जो है वो एंग्लो, और एक जो है माता पिता में से एक क्या होगी, भारतीय, और एक जो है क्या होंगे, विदेशी होंगे, ठीक है। तो एंग्लो का मतलब वैसे इंग्लिश होता है, लेकिन ये सभी यूरोपियंस जो है उनके लिए था ये, ठीक है, सभी के लिए था। वैसे एंग्लो मतलब इंग्लिश होगा, ठीक है। तो एक सदस्य जो है वो क्या होगा, वहां पे माँ बाप में ब्रिटिश होगा मान लो, ठीक है। एक सदस्य ब्रिटिश है, वो दोनों कपल हैं, उनके बच्चे अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएंगे एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन जो है उनकी संख्या बिलासपुर में बहुत ज्यादा थी, बिलासपुर में पहले थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से छत्तीसगढ़ से एक सदस्य जो है मनोनीत किया जा रहा था, और पूरे देश से 2 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा, ये राज्यसभा में ना, ये अपर हाउस में उनको बैठा देते। अभी क्या हो गया कि अभी संख्या एंग्लो इंडियन की कम होती गई, और उसके बाद 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन लाया गया,
2019 में जो पारित हो गया 2020 में, तो वहां से क्या हुआ कि ये सदस्यों को अब नियुक्त नहीं किया जाता, इनको अब नियुक्त नहीं किया जाता। तो अब परीक्षा में अगर आएगा कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है, तो ये इसको क्या कर दोगे आप लोग, गलत कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन काम के नहीं है, उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, मनोनीत नहीं किया जाएगा मतलब। ठीक है, तो मनोनयन यहाँ पे खत्म हो गया। राज्यसभा में 2 सदस्य जो हैं वो खत्म हो गए। लोकसभा में 12 सदस्यों को, मैं उल्टा बता दिया हूं यार, थोड़ा सा आप चेंज करना। ये राज्यसभा यहाँ पे आएगा, ये लोकसभा यहाँ पे आएगा। लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा नहीं, लोकसभा में 2 सदस्य। ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। आप लोग कितना जल्दी आ गए मैडम, 15 मिनट पे है, और थोड़ा सा नहीं कर देते। तो यहाँ पे जो 12 सदस्य हैं उनको नॉमिनेट फिर करेगा प्रेसिडेंट, और ये कौन होने चाहिए, तो वो किसी भी क्षेत्र में आर्ट से, कला से, मतलब है ना, साहित्य से जुड़े होने चाहिए, विज्ञान से जुड़े होने चाहिए, या फिर खेल से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, उनको जो है यहाँ पे बैठाया जाएगा, मुफ्त का उनको क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। रेखा को सुने हो ना, रेखा जानते हो ना, हीरोइन रेखा, वो राज्यसभा की क्या है, मेंबर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी थे, सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन तेंदुलकर के लिए इसमें नियम में बदलाव किया गया था। जैसे ये कला के क्षेत्र में जो है, साहित्य के क्षेत्र में जो है, समाज सेवा, विज्ञान, इतने क्षेत्रों के लिए इनको बनाया जाता था यहाँ पे। ठीक है, इतने क्षेत्रों के लोगों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता था। लेकिन सचिन तेंदुलकर के लिए भारत रत्न वाला भी कानून क्या किया गया, चेंज किया गया, और ये भी चेंज किया गया। मतलब भारत रत्न भी खेल से संबंधित जुड़े लोगों को कभी नहीं दिया गया था। तेंदुलकर को जब देने की बात उठी तो बोला गया कि हमने पॉइंट जोड़ा ही नहीं, हमने तो ये सब चीज लिखा है बस। तो वो तो समाज सेवी है नहीं, वो वैज्ञानिक भी नहीं है, वो साहित्यकार भी नहीं है, वो कलाकार भी नहीं है, ये माना गया। तो वहां पे फिर जोड़ा गया कि खेल से जुड़े भी पर्सनालिटीज जो हैं उनको देने का प्रावधान, प्रोसेस जो है वो अब शुरू करते हैं। और वहीं से पहली बार क्या हुआ, ये इसमें फिर संशोधन हुआ। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये है ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। ठीक है, इसको देखते हैं। संयुक्त बैठक, यहाँ पे इसको बुलाता कौन है, बुलाता है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर है अंडर आर्टिकल 108, राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, चेयरमैनशिप, अध्यक्ष कौन होगा, स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं इसी को, इसी को क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो है वो अध्यक्षता करेगा। स्पीकर अगर नहीं है तो वाइस स्पीकर जो है, उप लोकसभा का उप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वो अध्यक्षता करेगा। वाइस स्पीकर भी नहीं है तो सीधा पहुंच जाओ राज्यसभा के सभापति जो है, नहीं, उपसभापति। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बोलेगा कि मैं इतना ठल्हा काम नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उससे भी ठल्हा काम करूंगा। उपराष्ट्रपति क्या करता है, आपको पता है कुछ काम? उपराष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता होगा आप लोगों को। कोई काम धाम पता चलता है उपराष्ट्रपति का? राज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का क्या काम है पता है? कि यूनिवर्सिटी में जाके, दीक्षांत समारोह में जाके सबको टोपी पहनाना, सर्टिफिकेट देना, ये उसका मुख्य काम है, जिसको संविधान में कहीं पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है उसका क्या काम है, यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन जो डे होते हैं ना,
उसमें जाके 15 मिनट शामिल होना और सबको जो है सर्टिफिकेट के साथ फोटो खिंचवाना, वो उसका प्रमुख काम है, उसका उसका मेन काम है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है, नहीं बोलते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब जो है वो उसका उपराष्ट्रपति वाला है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। और फुल टाइम क्या करता है वो, फोटो खिंचवाता है, यही उसका प्रमुख काम है। और राष्ट्रपति का भी वही प्रमुख काम है, इनाम लेना और इनाम देना, दो काम मैं बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे यही सब चीज मत लिख देना, लेकिन ये सब चीज दिमाग में मत चले, ठीक है। जो जो चीजें सर बता रहे, ये भी बोले थे, ये भी बोले थे, वही सबके नाम से जो असली पॉइंट है उसको भूल जाओगे। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, मतलब उपाध्यक्ष है कुल मिला के ये, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है। अब उसके बाद ये भी अगर नहीं रहेंगे तो संसद में से किसी भी को बीच में से एक जने को चुनाव करेंगे और वो जो है वो क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, चेयरमैनशिप वो करेगा। आ रहे समझ? आपका पहला दिन है कि आपका लास्ट? हाँ, रोज आते हो क्या? तो कहाँ पे बैठते हो आप? वहीं पे बैठते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा ना चश्मा ऐसा लगा हुआ है, आँख इतना खराब है कि दूर का दिखता नहीं है। अब मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि पास आ जाओ, आप लोग पास आ जाओ, मैं पहचान सकूँ कुछ, है ना। तो बाहर में भी कई लोग नमस्ते सर सर बोलते हैं, मैं पूछता हूँ कि आप लोग मेरे क्लास में बैठते हो क्या, बोलता हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ ना, कई बार ऐसा, तो मैं पहचान वास्तव में नहीं पहचान पा रहा हूँ ना दूर की चीज़ों को। बहुत ज़्यादा पावर नहीं है चश्मे में ना, ये भी बता रहा हूँ, लेकिन दिखाई तो नहीं देता है। तो संयुक्त बैठक जो है वो आप लोग को समझ आ गया। राष्ट्रपति जो है बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा, वाइस स्पीकर करेंगे, उसके बाद वाइस ये भी प्रेसिडेंट करेंगे राज्यसभा के। मतलब पहले लोकसभा को मिलेगा, नहीं रहेंगे तो, उपस्थित नहीं रहेंगे तो ये लोग करेंगे। अब यहाँ पे ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया क्यों जाएगा? ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों का एक साथ दोनों को बैठाना, ज्वाइंट सीटिंग है वो, ज्वाइंट सीटिंग है ना, बैठक मतलब। तो अभी तक क्या हो रहा है कि 545 सदस्य लोकसभा के बैठते थे और राज्यसभा जो है उसका अलग बना हुआ है, उस वो राज्यसभा के लिए अलग बिल्डिंग है और वहां पे राज्यसभा बैठेगा। राज्यसभा में इसी प्रकार से बैठे हैं, लोकसभा में भी इसी प्रकार से बैठे हैं अलग जगह पे, और वहां पे किसी भी मुद्दे को लेकर सुनवाई होते रहती है। कोई भी मुद्दा जो है, प्रपोजल जो है, प्रस्ताव जो है आते रहता है या बिल आते रहता है, तो उसके ऊपर चर्चा होते रहती है। यहाँ पे राज्यसभा में इसी समय में चल रहा है 11 बजे, लोकसभा में अलग मुद्दा जो है वो चल रहा है, ऐसा होता है। और मुद्दा चलने के बाद क्या होता है, वोटिंग होता है, वोटिंग होता है, अलग अलग हर समय होता है। लेकिन कभी क्या होगा कि कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी कि राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ राष्ट्रपति बुलाएगा और उसके बाद वहां पे फिर वोटिंग होगा, ठीक है। तो वो कब होगा? अब देखो इसमें कब होगा। दो प्रकार की चीजें होती हैं और बता रहा हूं, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट, ठीक है। बिल को बोलते हैं विधेयक और एक्ट को क्या बोलते हैं? अधिनियम। विधेयक का मतलब होता है कि कोई भी प्रस्ताव जो पारित नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है। और अधिनियम का मतलब होता है पारित हो चुका है, ठीक है। विधेयक जहां पे लिखा है इसका मतलब यह है कि वो अभी विधेयक एक्ट नहीं बना है। एक्ट बनेगा तो आप लोगों के लिए बाध्य हो जाएगा, लागू करना बाध्य हो जाएगा, जनता के ऊपर भी लागू हो जाएगा वो, ठीक है, एक्ट बनेगा तो। लेकिन विधेयक जो है वो एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल जो है वो लाया गया है, अभी जो है वो एक्ट नहीं बना है, इसमें कुल मिला के रिकमेंडेशन जो है वो दी गई है, ठीक है, एक सिफारिश की तरह है ये पहले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोकसभा कोई भी विधेयक जो है वो कैसे पारित होता है, विधेयक का जो है वो प्रोसेस क्या है। कोई बिल जो है वो लाया गया, पहले लाया जाता है एक सदन में, ठीक है, मान लीजिए इसको लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में जो है वो बिल जो है वो पारित होता है, अप्रूव्ड हो गया, ये अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जाता है दूसरे सदन में,
पहले लोकसभा में गया, अब राज्यसभा में आ गया, यहां से भी अप्रूवल मिल गया, उसके बाद जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और यहां पे भी इसको अगर अप्रूवल मिल गया तो ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, एक्ट बन गया। ये सामान्य प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी विधेयक का सामान्य प्रोसेस है, पहले सदन, दूसरा सदन, तीसरी बार राष्ट्रपति के पास जाएगा। और विधेयक जो है उसके भी प्रकार है, विधेयक के भी क्या है? प्रकार है। अब ये जो है विधेयक के क्या क्या प्रकार है? एक होता है साधारण विधेयक, साधारण ऑर्डिनरी बिल, एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, तीसरा होता है धन विधेयक, वैसे धन विधेयक को पहले लिखना चाहिए था, और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये मनी बिल है, ये फाइनेंस बिल है, और ये एक ऑर्डिनरी बिल है। 4 प्रकार के बिल होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के बिल में से 2 प्रकार के जो बिल हैं ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, ये दोनों जो ऊपर के हैं इसके लिए ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया काम करती है। ठीक है, इसके लिए ये जो प्रक्रिया है मतलब साधारण बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा, फाइनेंस बिल जो है वो लोकसभा में लाया जाएगा। देखो इसको समझना, इस चीज को, साधारण बिल और फाइनेंस वित्त बिल, वित्त विधेयक। ठीक है, 2 चीज है, साधारण और वित्त विधेयक, और एक है धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा लाया जाता है लोकसभा में। कहाँ लाया जाता है? धन विधेयक हमेशा लाया जाता है लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के द्वारा। राष्ट्रपति का पहले से अप्रूवल जो है वो मिल गया है मनी बिल में। आ रहा है समझ? राष्ट्रपति का पहले से अप्रूवल मिल गया है मनी बिल में, मनी बिल लाया जाएगा तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर पहले से हो जाएगा। तो अब जब पहले से सिग्नेचर हो गया है तो ये प्रोसेस अब काम करेगा क्या? यहाँ पे पहले राष्ट्रपति का अप्रूवल पहले मिल गया, पहले सिग्नेचर हो गया, तो अब कहां पे लाया जाएगा? सीधे लोकसभा में, लोअर हाउस में लाया जाएगा। ठीक है, जो मुख्य वाला है। और उसके बाद जो है यहां से पारित होने के बाद मनी बिल पहुंचता है राज्यसभा में। राज्यसभा के पास 14 दिन होता है उसको अप्रूव करने का। कितना दिन होता है? 14 दिन होता है अप्रूव करने का। अगर वो अप्रूव करती है तो ठीक, नहीं करती तो ये विधेयक जो है वो एक्ट बन जाता है मनी बिल में। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूं? मनी बिल ये है कि इसको राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर हो जाता है, प्री सिग्नेचर पहले ही हो जाएगा, प्री अप्रूवल मिल जाएगा उसको, और उसके बाद जो है वो पहले लोकसभा में जाएगा जो एकदम निश्चित है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में ही जाएगा। और लोकसभा में जाएगा, यहां से पारित होगा, यहां से फिर अप्रूवल मिल गया, वोटिंग हुआ तो। ठीक है, और यह भी निश्चित है कि इसको अप्रूवल मिलेगा क्योंकि उसी सदन के लोग ही उसको लाए हुए हैं, जो जीती वाली पार्टी है वही लाए हैं, जिसकी सरकार है वही लाए हैं। तो ये यहां पे लोकसभा जो है से पारित होने के पश्चात एक जो है वो औपचारिकता है, केवल एक औपचारिकता है राज्यसभा में भेजना। और औपचारिकता का मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर है क्या उसको मतलब क्या करना, डिसअप्रूव करने का कोई पावर है क्या? नहीं है उसके पास। राज्यसभा 14 दिन तक सोच सकती है इसको क्या करूं क्या करूं। ठीक है, 15वां दिन वो जो भी करेगी उसकी बात मानी नहीं जाएगी। आ रहा है समझ? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति एकदम क्या होती है? शून्य होती है, 0 होती है। और प्रेसिडेंट जो है वो अब साइन करेगा क्या? बाद में पहले ही साइन कर दिया है वो। ठीक है, पहले ही लोकसभा से पहले साइन कर दिया है, उसी के बाद आया हुआ है वो। तो प्रेसिडेंट जो है वो अब साइन करने की आवश्यकता उसको नहीं है मनी बिल के संबंध में।
मनी बिल अगर लाया जाए, मनी बिल किसको बोलेंगे? मनी बिल जो है वो धन संबंधी चीजें रहेंगी, टैक्स संबंधी चीजें रहेंगी, वेतन पेंशन से जुड़ी चीजें रहेंगी वहां पे, उसको मनी बिल बोलेंगे। लेकिन मनी बिल का निर्धारण कौन करेगा? मनी बिल का निर्धारण करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अब सेम यहाँ पे जैसा मनी बिल है धन विधेयक, वैसी धन और वित्त एक लिखा है वित्त विधेयक। मतलब एक मनी लिखा है और एक क्या लिखा है? वित्त लिखा है, फाइनेंस लिखा है। तो अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक ही टाइप का तो चीज हो गया, धन है ना, वो भी जो है धन की बात करेगा, वित्त जो है वो भी धन की बात करेगा। और जब परिभाषा पढ़ेंगे इसमें तो परिभाषा में भी लगभग एक ही बताएगा दोनों का, कि धन विधेयक जो है वो भी धन संबंधी चीजें हैं, वित्त संबंधी चीजें हैं, पेंशन से जुड़ी चीजें हैं, यहां पे ही बताएगा। और वित्त विधेयक में भी वही बताएगा, क्योंकि फाइनेंस भी तो वही होता है ना। तो फाइनेंस मतलब LIC होता है क्या? तो यहाँ पे दोनों चीजों को एक बताएगा, फाइनेंस को भी और मनी बिल को। लेकिन वित्त विधेयक जो है वो सामान्य विधेयक की तरह ही पारित होने वाला है, इसको अप्रूवल पहले से प्रेसिडेंट से नहीं मिलेगा। ठीक है, वित्त विधेयक जो है वो सामान्य विधेयक की तरह रहेगा, ये साधारण विधेयक है। मनी बिल और फाइनेंस बिल दो प्रकार के प्रपोजल जो हैं वो जाएंगे किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर के पास दोनों ड्राफ्ट बनेगा, दोनों का ड्राफ्ट बनेगा बकायदा, और ड्राफ्टिंग बनने के बाद वो पहुंचेगा स्पीकर के पास। स्पीकर उसको चेक करेगा और उसको वहां पे लिख देगा मनी बिल, एक ठोक लिख देगा फाइनेंस बिल। आ रहा है समझ? जब मनी बिल रहेगा तो वहां पे सीधा सीधा जो है वो प्रेसिडेंट का पहले से साइन है, उसका मतलब ये है। और जब वित्त विधेयक रहेगा तो वहां पे वित्त अगर उसको लिख दिया कि ये फाइनेंस बिल मानते हैं इसको। अब लोकसभा स्पीकर के पास जो शक्ति है वो शक्ति जो है वो कैबिनेट से आई है, ये भी पता है, वो शक्ति उसके पास नहीं है। लेकिन हम लोग संविधान में पढ़ेंगे कि उसी के पास शक्ति है। लेकिन होता क्या है, उसको कैबिनेट जो है वो भेजता है कि इसको तुम मनी बिल साबित करना, इसको जो है वो क्या करना, वित्त विधेयक साबित करना, फाइनेंस बिल साबित करना। और उसके बाद जब फाइनेंस बिल होता है तो ये साधारण विधेयक की तरह इसका प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जैसे साधारण विधेयक में क्या होगा कि पहले जाएगा एक सदन में, उसके बाद जाएगा दूसरे सदन में, और उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। आ रहे हैं समझ? ये एक ऑर्डिनरी बिल जो है, साधारण बिल जो है उसके बारे में है। तो वित्त विधेयक का भी सिस्टम इसी प्रकार से काम करेगा कि पहले जो है वो लोकसभा राज्यसभा जाएगा, मतलब एक सदन दूसरे सदन। जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले जाएगा या राज्यसभा में पहले जाएगा, इनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मनी बिल के लिए जरूरी था कि नहीं? मनी बिल के लिए जरूरी था कि वो लोकसभा में ही जाएगा। आ रहे समझ? और यहाँ पे मनी बिल जो है उसको राष्ट्रपति या राज्यसभा डिसअप्रूव नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन वित्त विधेयक को या साधारण विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा क्या कर सकती है? मना कर सकती है, उसमें संशोधन के लिए बोल सकती है, उसको वापस भेज सकती है, उसको वापस भेज सकती है, उसको अस्वीकार कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है। एक्सेप्ट उसको नहीं करेंगे हम लोग। इसमें क्या करो, इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करो। आपने जो विधेयक लाया है हमारे पास उसमें बहुत सारी कमियां हैं, हमारे हिसाब से कमियां हैं, अपने हिसाब से निकालेगा वो राज्यसभा या लोकसभा। और उसके बाद बोलेगा कि ये पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट को जोड़ो, ये पॉइंट को जोड़ो, ये पॉइंट को जोड़ो, अलग से लिख के देगा। और ऐसा जब लिख के देता है तो मनी बिल के लिए कोई पावर नहीं है, ये लिख के दे सकता है। लेकिन ये लिख के दे सकता है ना, ये बता रहा हूं, राज्यसभा मनी बिल में लिख के दे सकता है, मानने नहीं मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। कौन? लोकसभा। ठीक है, मनी बिल में बाध्यता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वित्त विधेयक या साधारण विधेयक में बाध्यता हो जाएगी कि जब तक दोनों हाउस जो हैं वो अप्रूव नहीं करते, दोनों का बनता नहीं है, पति पत्नी का बनेगा तब काम चलेगा, घर चलेगा, यही होता है ना। तो यहाँ पे अगर पति पत्नी का नहीं बन रहा है तब क्या होने वाला है? तब जो है प्रेसिडेंट जो है वो बोलेगा कि अब जो है दादाजी आएंगे। प्रेसिडेंट मतलब दादाजी ही हैं, जिनका चलता कुछ नहीं है। मुखिया कौन है? दादाजी। ठीक है, वही वाले है ना।
मुखिया किसके नाम से बिजली बिल है? दादाजी के नाम से। घर किसके नाम से है? दादाजी के नाम से। उन्हीं का चलता है कि मुखिया वही है कि नहीं है? किनका चलता है घर में तुम्हारे? मम्मी का चलता है। नहीं चलता है। बच्चे लोग ऐसे जवाब देते हैं। मारती कौन है? मम्मी मारती है। तुमको मारती है, पापा को भी मार देती है कभी कभी। बच्चे लोग मतलब एकदम सही बोलते हैं, तो वो लोग ना बता देते हैं। तो यहां पे क्या होने वाला है कि जो साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है, एक विधेयक जो है वो बिल जो है भेजा गया एक हाउस में, और एक हाउस जो है, एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा गया, एक सदन से दूसरे सदन में भेजा गया। दूसरा सदन जो है वो मानने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मैं साइन नहीं करूंगा बोल दिया। ठीक है, हम लोग इसको नहीं मानते, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हिसाब से नहीं हुई हैं। राष्ट्रपति जो है तब क्या करता है? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक बुलाता है। ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। आ रहा है समझ? पहला चीज समझ आ गया कि राष्ट्रपति कब बुलाएगा। तो एक सदन से पास हो गया, दूसरा सदन जो है वो क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया, तो बुलाएगा। एक सदन से विधेयक पास हो गया, एक सदन से पास हो गया, और दूसरा सदन जो है उसको 6 माह तक क्या किया? रोक कर रख लिया, रोक लिया इसको, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो भी क्या होगा? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। आ रहे समझ? यहां पे एक सदन से पास हो गया, दूसरा सदन 6 माह तक रोक लिया। ठीक है, रोक के रख लिया, जवाब दे नहीं रहे। पहले वाले में क्या कर रहा है? जवाब दे दिया है कि अस्वीकृत कर दिया है। ठीक है, पहले वाले में जवाब दे दिया है, स्वीकृत कर दिया है कि हम इससे, इस प्रकार के जो आप लिखे हो नियम नियम बनाए हो, उससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, अलग करो, उसको अलग करो। और जब अलग करो बोलता है ना, तो लोकसभा के पास जब फिर जाता है वो, तो वो ना उसको सुधार कर देता है, और सुधार करने के बाद फिर भेजता है राज्यसभा के पास। फिर वहां पे जो है वो उसको मान लेते हैं, तो वहां पे ज्वाइंट सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आ रहे समझ क्या बोल रहा हूं? उधर बच्चे लोग आपको समझ आ रहे हैं? आप दोनों जने फिर अलग बैठ गए क्या आज, जुड़वा लोग? मान लीजिए लोकसभा में कोई भी चीज जो है साधारण या वित्त विधेयक गया, यहाँ पे मनी बिल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन बिल की भी बात नहीं चल रही है। ये केवल एक साधारण बिल और वित्त विधेयक के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो जब ये लोकसभा में गया, यहाँ से लोकसभा से ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा जो है इसको क्या बोलेगी? सुधार करो, अमेंडमेंट करो। और सुधार करो बोलती है तो ये इसको फिर भेजते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में फिर लाते हैं, और लोकसभा जो है वो फिर जो है इस पे क्या करेगी? सुधार करेगी, और सुधार करने के बाद फिर वोटिंग करेगी। मतलब इतना इतना आसानी से कोई विधेयक, एक्ट नहीं बनता है। अब सोचो आप कितना प्रक्रिया हो रहा है। पहले यहाँ बना, यहाँ गया, ये सुधार करने के लिए बोला, फिर आया, फिर जो है वो सबके सब पढ़ेंगे क्या क्या अलग बातें हैं, फिर वोटिंग होगा, फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब ये इसको क्या करेगा? अप्रूव्ड करेगा, अब करेगा, ये स्वीकार करेगा। और उसके बाद जो है ये क्या बनेगा? एक्ट बनेगा, मतलब राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तब जो है जाके ये एक्ट बनेगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? ज्वाइंट सेशन के लिए, संयुक्त बैठक के लिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाया जाएगा। संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाया जाएगा? जब एक सेशन, एक सदन जो है वो पास कर दिया, दूसरा सदन जो है वो पास नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, तब जो है वो बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। दूसरा जो है कब बुलाया जाएगा? जब एक सदन पास कर दिया और राज्यसभा 6 माह के लिए रोक लिया, तो भी क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। या किसी भी एक पॉइंट को लेके दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति हो जाती है, तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो 3 अवसरों पे अब तक बुलाया गया है
संयुक्त अधिवेशन। कितने अवसरों पे? 3 बार ऐसा हुआ देश में कि ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, अदरवाइज कभी नहीं बुलाया गया। और वो 3 बार कौन कौन से हैं, लिख लो उसको। पहला है दहेज प्रतिषेध क्या लिख रहा है, अधिनियम 1961। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दूसरा है डाकघर संशोधन अधिनियम 1977। और तीसरा है आतंकवाद प्रतिषेध अधिनियम 2002। 2001 लिखना, ये एक्ट बना 2002 में। डाकघर संशोधन अधिनियम, डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, और ये है पोटा POTO प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2001। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 3 बार ऐसा हुआ कि ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा, उसके बाद कभी नहीं बुलाना पड़ा, और एक एक साल के बाद ये जो है वो लागू होते गया। तो जब ये लागू हुआ तो ये हो जाएगा 1962, 1978, और ये हो जाएगा 2002 में लागू हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे। प्रेसिडेंट पूछ देता है कि पहली बार जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, दूसरी बार बुलाया गया तो कौन थे, तीसरी बार बुलाया गया तो कौन थे। मैंने जो है प्रेसिडेंट पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पे स्पष्ट रूप से क्या लिख दिया कि ये पूरे कार्यकाल बताया। तो कार्यकाल बताया हूं, उस हिसाब से मेरे को बताओ आप लोग कि पहली बार जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये वाला जो टॉपिक है मैंने पढ़ाया, तो कौन कौन जो है वो आए थे पहले बताओ। और जो नहीं भी आए थे तो भी मत हाथ उठा। क्यों नहीं बता, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये यूट्यूब में भी डल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी इसके वीडियोस यूट्यूब में डल रहे हैं, उसको आप लोग नहीं देख रहे हो, ठीक है। जो नहीं आते हैं कम से कम उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेसिडेंट के नाम जो है वो क्रम से कोई बताने वाला है नहीं क्लास में। आप लोगों को जो अनुसूची जो है लाइन से क्रम से कोई नहीं बताने वाला है क्लास में। आप लोगों को ये संविधान संशोधन जो है मेघालय कब बना, नागालैंड कब बना, कोई नहीं बताने वाला है। आप देख लो, कभी बताएगा कोई? नहीं बताने वाला है कोई। तो आप लोग इस प्रकार की चीजें मत करो। 1 से 50-51 तक आर्टिकल भी आप लोगों को बताने के लिए कोई ठलहा नहीं बैठे हैं सर लोग, कि वो लोग याद करके आ जाओ। इसमें कृषि पशुपालन आर्टिकल याद कर लो, 45 नंबर को याद कर लो, 48 नंबर को, 50 को खत्म करो। मूल कर्तव्य आपको कोई रटवाने वाला है नहीं। मूल कर्तव्य कोई रटवाएगा क्या? 11। तो आप लोग अगर नहीं देख रहे हो तो ये आप लोगों की गलती है, ठीक है। ये कमजोरी है, गलती भी नहीं है, ये आप लोगों की कमजोरी है। आप लोग इसका मतलब मान के चल रहे हो कि हमको परीक्षा पास नहीं करना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना 1961 में। इस समय चलो आप बताओ कौन थे प्रेसिडेंट इस समय, जल्दी बताओ। नहीं पता? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। बहुत सुंदर। मैं पूछा ही नहीं हूं आप लोगों से, क्यों बताते हो? मैं तो उनसे पूछा, अगला पूछ रहा था मैं। राजेंद्र प्रसाद को मैंने बताया था कि वो कब तक रहेंगे, 62 तक रहेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे रहेंगे मतलब कुल मिला के, ठीक है। आपने क्या कहा? राधा कृष्णन का।
अब बताओ मेरे को कि आप बताइए, आप बताइए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था? कौन था प्रधानमंत्री? जल्दी बताओ। मोदी? मोतीलाल नेहरू? क्या बोल बोल क्या रहे हैं? पक्का मोतीलाल बोल रहे हो आप? पक्का? मैं क्या पूछ रहा हूँ ये बताओ आप। प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू कब बन गया? यही दिक्कत हो रहा है क्लास में। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं रहता है, मैं समझ गया। कल रवि सर जो है वो आप लोग बता रहे थे कि आप लोगों से 20-22 कितना तक स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहे थे, और आप लोग बहुत सारे लोग वो भी नहीं निकाल पा रहे थे। हो रहा था क्या ऐसा? हो रहा था ऐसा? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जब आप लोग मॉर्निंग में तैयार होके आ जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पढ़ने का इच्छा है। ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का मन कर रहा है, मन कर रहा है आप लोगों का। आप लोगों को कुछ बनना है, पढ़ने का मन कर रहा है, आप लोग ताकत दिखा रहे हो। मैंने बताया था कि अंदर में ताकत छुपा हुआ है, हनुमान जी की तरह भूल गए हो, निकालो उसको, निकालो उसको। एक ताकत निकाल दिए, सुबह उठ के आ रहे हो, आपका दिख रहा है। इच्छा है, इच्छा है। जो सोचोगे वो बनोगे, जो सोचोगे वो बनोगे। हर कोई बोलता है जो सोचोगे जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। और उसके बाद बोलता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी, जो जो मन में सोचोगे वही बनोगे। हो रहा है ना ऐसा? लेकिन मैंने एक दिन क्लास में बताया था आपको कि मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ। रोज सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ, रोज देखता हूँ उसको, 50 प्रकार का चीज, उसी के जैसे कपड़े पहनता हूँ, उसी के जैसे चश्मा पहन लूंगा, टोपी पहन लूंगा, लोअर जूता सब उसी का खरीद लूंगा, और उसका रिकॉर्ड एक एक ठो याद कर लूंगा। बैट भी एमआरएफ का उसी की तरह ले लूंगा, खरीद खरीद के ले आऊंगा, और 3 साल के बाद जो है मैं विराट कोहली बन जाऊंगा। सोच रहा हूं मैं, केवल बन जाऊंगा। सोचने से इच्छा शक्ति जो है वो सुदृढ़ होती है। सोचने से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अब करेंगे, अब कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसको फंक्शन में नहीं लाओगे, कार्य में नहीं लाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये हर दिन का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हर दिन का बता रहा हूँ। आप अगर प्रधानमंत्री के नाम में मोतीलाल नेहरू को घुसा रहे हो, तो मेरे को अब बैठ जाना चाहिए यहाँ पे और आप ही लोग पढ़ाओ। कितना गलत बात है, मेरे लिए गलत बात है ये। आप रोज आ रहे हो क्लास, ये अच्छी बात है, लेकिन आप मोतीलाल नेहरू बोलोगे तो ये बहुत गंदी बात है। और कुछ बच्चों को मैं क्लास में प्रश्न पूछूंगा तो वो गायब होते जाएंगे, मुझे पता है ये चीज। और ऐसे भी बच्चे मेरे क्लास में आए जो पैसा दे के बैठे और उसके बाद गायब हुए। पैसा दे के बैठे पूरा 40-45 हजार फीस, और उसके बाद गायब होते गए कि सर जो है वो बहुत ज्यादा कड़ाई करते हैं करके। और डायरेक्टर सर ने जो है, उनका विश्वास इतना था पहले, जो जिसमें था मैं जहाँ पे भी, कि वो बोले कि सर जो जैसा पढ़ाना चाह रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, आप फीस ले जाइए। और उनका पूरा एक बच्ची का फीस पूरा 40 हजार रुपये उनका वापस किए थे सर, पूरा 40 हजार। अब वो कम से कम 45-46 दिन पढ़ चुकी थी क्लास, उसके बाद पूरा 40 हजार वापस किए थे। कि सर अब जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले हैं, अपना बिहेवियर भी चेंज नहीं करेंगे, अपने पढ़ाने का तरीका भी नहीं चेंज नहीं करेंगे। आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है। अगर आप जो है वो खुद ही समझदार हो तो पढ़ने क्यों आए हो? सर का यही जवाब था, एकदम एकदम प्रेम से मेरे सामने ही जवाब दिया था उन्होंने, कि आप जब खुद समझदार हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो आप पढ़ने क्यों आए हो? फिर आपको तो घर में तैयारी करनी चाहिए। और जब यहाँ पे आए हो, किसी भी सर के पास आते हो ना, तो आप लोग ना 100% अपना ना पूरा एक श्रद्धा लेके आया करो, तब आप कामयाब होगे। अगर मैं ना किसी के पास जा रहा हूँ ना, पूरी श्रद्धा से जाऊंगा ना वकील के पास कि ये मेरा काम करेगा करेगा करेगा, अंतिम तक अगर मैं श्रद्धा रखूंगा ना, तब तो जो है वो वकील वास्तव में काम कर देगा। लेकिन जिस दिन मेरे मन में उसके प्रति थोड़ा सा भी ना कड़वाहट आ गया, उस दिन ना मैं अनमने मन से जाऊंगा, उसको कुछ का कुछ बोलूंगा, उसको झूठ चीज बोलूंगा, और वहां पे जो है मेरे को अच्छी चीज, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है। होता है ना ऐसा? तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे केवल जज करने आते हैं। सर लोगों से हमेशा गलती होती है। 70 साल का भी अगर अनुभवी व्यक्ति आईएएस भी पढ़ाएगा, तो वो ना पढ़ाते पढ़ाते गलती करेगा, फैक्चुअल चीजें गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक गलती निकलने के बाद उसको, नहीं ये चीज गलत हो गया, ये गलत पढ़ा दिए, वो गलत पढ़ा दिए, एक चीज में घुस के, हाँ गलत पढ़ाए गलत पढ़ाए, उस दिन गलत पढ़ाए, 2 तारीख को गलत पढ़ाए थे सर, याद है मेरे को आज भी। तो जो है वो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा।
रोज ना स्पीच देना बहुत गंदा लगता है हमें, क्योंकि ना सिलेबस आगे नहीं बढ़ता, और सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा, छूटेगा चीज। फरवरी में तो पेपर हो जाएगा, सेकेंड वीक में। तो आप लोग इतना तैयारी कर रहे हो, जब नहा धो के आ रहे हो, उठ के आ रहे हो, सुबह से यहाँ पे तैयार होके आ रहे हो, तो एक मेहनत और कर लो कि जो लिखवा रहे हैं उतना तो याद कर लो। एक्स्ट्रा चीज तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ आप लोगों को कि एक्स्ट्रा चीज जो है वो याद करो आप करके। और जो बच्चे एक्स्ट्रा चीज याद करते हैं वही जो है वो धराशायी हो जाते हैं, आप देख लेना कभी भी। क्योंकि जितने चीजें हम लोग पढ़ाएंगे ना, उतने चीजें जो है वो कम से कम भी पढ़ाएंगे तो 70% चीजें पढ़ा देंगे आपको, और वो भी अगर पढ़ लिए तो आप लोग निकल जाओगे। लेकिन बच्चे लोग क्या करेंगे, ये सर ऐसा पढ़ा दिए, वो सर ऐसा पढ़ा दिए, इस पॉइंट को छोड़ दिए हैं, इस पॉइंट को छोड़ दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं ग्रुप में, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हो? अपना जो है आत्मावलोकन करना सीखो, अपनी कमियां निकालना सीखो, तब जो है वो आप लोगों को क्या होगा, फायदा होगा। दूसरे की कमी निकालने से आपका समय वेस्ट होगा। अरे समझ। और जितने लोग आ रहे हो, इसका मतलब ये मैं हमेशा मान रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ने का मन है। पढ़ने के मन से कुछ नहीं होगा। मैंने फिर बताया कि मैं कई बार विराट कोहली का उदाहरण दे दिया, समझ गए? मन है, मन और शरीर जो है वो क्या है, अलग अलग चीजें हैं। मन और शरीर अलग चीजें हैं, ठीक है। सबसे शक्तिशाली क्या होता है, माइंड होता है, मन होता है। माइंड कंट्रोल करता है शरीर को, माइंड कंट्रोल करेगा शरीर को। शरीर जो है वो 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद थक जाता है। शरीर जो है वो क्या हो जाता है, थक जाता है। शरीर बोलता है कि मैं अब पढ़ने के लिए नहीं बैठूंगा, और अगर इच्छा शक्ति है तो मन क्या बोलता है कि नहीं, जरूरी है, बैठना है। और मन जो है वो शरीर को जो है पूरा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को फिर उठाता है, फिर जीवित करता है कि नहीं नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि काम यही आने वाला है। और उसके बाद वो बच्चा जो है वो 8 घंटे मेहनत के बाद फिर पढ़ने बैठता है। और क्रिकेट खेलने के बाद आप लोगों को इतना खुशी होता है, या खेल खेलने के बाद इतना खुशी होता है कि आप लोग जो है थक भी जा रहते हो, उसके बाद भी क्या होता है, फिर दूसरे दिन उठ के फिर खेलने जाते हो, होता है कि नहीं? पैर जो है वो लग दिया है, जांग जो है वो खींच गया है, नस खींच गए हैं जांग के, हाथ में लचक आ गया, थ्रो नहीं फेंक पा रहे हो, उसके बाद भी इतना खुशी है कि नहीं मैं जाऊंगा मैच खेलने, मैच खेलने, धूप रहे चाहे कुछ भी रहे, बारिश हो, मजा आ रहा है मेरे को। और मन जो है वो आपको ले जाता है। शरीर जो है वो भले बोल रहा है कि मत ले जाओ, मत ले जाओ, टूट के जाऊंगा, टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मन जो है वो क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं चलते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हो रहा है ना। और ये मजा जिस दिन पढ़ाई में आना शुरू हो जाए तो शरीर आपसे काम जो है वो ना करने के लिए बोलेगा, आराम करने के लिए बोलेगा, हमेशा आराम करने के लिए बोलेगा। शरीर को आराम चाहिए। अब वो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा करते रहो, करते रहो। और मन जो है वो हमेशा ये कहेगा कि नहीं मेरे को ये काम करना है। और मन एक समय के बाद जो है शरीर से हार जाता है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं घर में। अब मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि माइंड के ऊपर काम कीजिए आप लोग, मेंटल एबिलिटी के ऊपर काम कीजिए आप लोग अपना। कि एक 18 साल का क्रिकेटर जो है वो 33-34 साल के महान क्रिकेटर जो बन गए रहते हैं, उनका सामना कैसे करता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक गुकेश और ये क्या नाम है, प्रज्ञानंद, इसको किसके साथ भिड़ा दिए हैं, वर्ल्ड चैंपियन, जो बरसों से वर्ल्ड चैंपियन है, उससे भिड़ा दिए हैं। उसका मानसिक स्थिति क्या रहा होगा पहली बार जब मैच खेलने गया होगा। उसके कोच ने ये सारी चीजें उसको बताई होंगी कि आप जो है मत सोचना कि आप 18 साल के हो या 16 साल के हो। आपको ये सोचना है कि वो भी आप ही की जैसे है, आप जैसे हो उससे वो कमतर है। आपको यही सोचना है। आपका एटीट्यूड जो है वो, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, तब जाके उसको पराजित कर पाओगे। और यहाँ पे आके उंघाओगे, यहाँ पे आके मोतीलाल नेहरू कहोगे, फिर पूछूंगा तो एक राष्ट्रपति कौन है बोलूंगा तो इंदिरा गांधी बोलने वाले हो। यही सब उत्तर सुनने के लिए दूसरा तीसरा को मैं पूछूंगा नहीं। आप लोग खुद ही जानो क्या लिखोगे। राष्ट्रपति कौन था उस समय, प्रधानमंत्री कौन था उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, फिफ्थ पे कमीशन कौन सा आया था, फिफ्थ प्लानिंग कौन सी आई थी उस समय। ये सारी चीजें पूछी जाती है परीक्षा में, आप देख चुके हो।
अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड पेपर लाओगे तो। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश जो है वो एक प्रकार से कानून बिल की तरह ही होता है, एक कानूनी बिल है, एक कानून ही है, एक लॉ है। ये भी लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है वो लाएगा, ऑर्डिनेंस लाएगा, बिल एक जो है वो लाएगा, इसको बोलेगा कि एक्ट बनाना है। कब लाएगा कि जब पहला पॉइंट इसका है कब लाएगा, ये कब अपोस्ट करेगा, व्हेन विल बी अपोज्ड। अब यहां पे जब संसद के, पार्लियामेंट के दोनों सदन सत्र में ना हो, जब संसद के, पार्लियामेंट के दोनों सदन, बोथ हाउस सत्र में ना हो, सेशन नहीं चल रहा है, कुल मिला के राज्यसभा भी नहीं चल रहा है, लोकसभा भी नहीं चल रहा है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं चल रहा है, लोकसभा में नहीं चल रहा है। जब राज्यसभा भी बैठी नहीं है, जब लोकसभा भी बैठी नहीं है, तो आप लोग या संसद जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो कैसे कानून बनाएंगे, ठीक है। अब विशेष स्थिति आ गई है कि कानून ये वाला पास करना जरूरी है, और दोनों हाउस नहीं बैठे हैं, मतलब दोनों की क्या चल रही है, छुट्टी चल रही है। अरे समझ, दोनों की छुट्टी चल रही है। 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन। क्या होता है? बजट सेशन जो है वो फरवरी मार्च में लाया जाता है, फरवरी मार्च में होगा ना बजट सेशन। दूसरा होता है मानसून। क्या होता है? मानसून जून जुलाई में लाया जाएगा। और तीसरा होता है विंटर। विंटर अभी दिसंबर में करीब लाया जाएगा। 3 सेशन अगर हो रहे हैं तो 3 सेशन में आपको पता होगा कि जैसे वो बैठक होगी, वहां पे सेशन शुरू होगा तो जितने विधेयक हैं, जितने प्रस्ताव हैं, जितने ड्राफ्ट है वहां पे प्रस्तुत किए जाते हैं, और वहां पे उसमें वोटिंग होती है। एक जगह वोटिंग होने के बाद दूसरे जगह पहुंचता है, और दूसरे जगह वोटिंग होने के बाद तीसरे जगह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। यही होता है ना। और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन यहां पे क्या स्थिति है कि दोनों, देखो 3 सेशन है। मैंने पहले सेशन को जो है बताया कि ये बजट सेशन है, दूसरा जो है वो मानसून है, और तीसरा जो है वो क्या है, विंटर है। और यहाँ पे ये जो है फरवरी मार्च में हो गया, ये जून जुलाई में हो गया, ये नवंबर के लास्ट दिसंबर में हो गया। तो यहाँ पे अप्रैल मई 2 माह यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे भी 2-3 माह छूट गया, बीच में छूट गया। यहाँ पे कोई सेशन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को एक विशेष चीज जो है लाना है, कानून बनाना है विशेष चीज के लिए। कि मान लो दामिनी वाला ही केस हुआ था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उसके लिए एक कानून बनाना था, ठीक है। तो जो इमीडिएट एक्शन लेना है, ऑर्डिनेंस पास करना है, मतलब ऑर्डिनेंस मतलब क्या बोला कि लॉ ही है एक प्रकार से। तो उस समय जो है कानून कैसे बनेगा, तो उस समय जब कानून बनाना है तो राष्ट्रपति के पास एक पावर है, ऑर्डिनेंस लाते हैं हम लोग, एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, एक स्पेशल राइट है मेरे पास कि संसद का दोनों सदन सत्र में ना हो, या कोई एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, एक सदन रहेगा एक सदन नहीं रहेगा तो भी जो है विधेयक पारित होता है क्या? नहीं होता है, अधिनियम नहीं बनता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है, दोनों हाउस जो है वो रहेंगे तो दोनों में वोटिंग होगा। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एक सदन सत्र में ना हो या दोनों सदन भी सत्र में ना हो, ठीक है। तो जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाएगा, उस समय लाया जाएगा। उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू एक कानूनी वैल्यू की तरह होगा, कानून ही है वो। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो क्या हमेशा के लिए रहेगा? 6 माह के लिए रहेगा। जो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा वो रहेगा केवल 6 मंथ के लिए, मतलब 6 मंथ तक वो कानून है, 6 मंथ तक कानून है। लेकिन अगर 6 माह से एक दिन 181 दिन हो गया तो वो कानून जो है वो क्या हो जाएगा?
लैप्स हो जाएगा यदि क्या है कि 6 माह से पहले आपको कानून उसको बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे? तो वैसे ही बनाओगे जैसे सामान्य कानून बनता है। अब आप बोल रहे हो कि ठीक है 2 माह जो है गैप हो गया, यहाँ पे 2 माह छुट्टी चल रही है, यहाँ पे 2-3 माह छुट्टी चल रही है, आपने ये बोल दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसने ले आया, ये जून जुलाई सेशन है और ये जो है 15 अगस्त को छुट्टी रहता है ना, 16 अगस्त को ऑर्डिनेंस ले आया गया, 16 अगस्त को ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है। सोलह अगस्त को ये लाया गया। अब जो है ये कानून की तरह कार्य करेगा, लेकिन मैंने बताया कि 6 मंथ तक ही ये कानून के तरह काम करेगा अगर आपने उसको साधारण विधेयक की तरह पारित नहीं कराया है तब। तो आपके पास जो है वो 6 मंथ यहाँ पे हैं। अब इसके बाद जो है वो अगला सेशन कौन सा आने वाला है? विंटर सेशन आने वाला है। विंटर सेशन आने वाला है, तो विंटर सेशन और इसके बीच 6 माह से कम समय है, 6 माह से कम समय है ना। तो मतलब ये है कि ये विंटर सेशन में ये पारित हो जाए तो ठीक है, अगर यहां पे ये पारित नहीं होगा तो क्या बजट सेशन तक 6 माह होगा? वो तो निकल जाएगा 6 माह का समय, तो वो कानून जो है वो लैप्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आप जो है 16 अगस्त को कोई ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, तो ऑर्डिनेंस को विंटर सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करा दो और यहीं पे जो है प्रेसिडेंट का फिर से क्या कर लो, साइन अपना ले लो। और ये यहां पे अगर पास हो जाता है तो ये ऑर्डिनेंस बन गया, एक्ट बन गया और ये अब पूरी तरीके से लागू हो गया। आ रहे समझ? तो ऑर्डिनेंस जो है वो एक प्रकार का लॉ है, लेकिन यहां पे इसको लागू कराने के लिए 6 मंथ के पश्चात, ये 6 माह के अंदर इसको लाया जाएगा विंटर सेशन में, 6 माह में लाया जाएगा। और इसको पास कितने समय में करना है? इसको पास करने के लिए समय चाहिए 6 वीक। कितना चाहिए? मतलब यहां पे भी अगर ये आ गया तो 6 सप्ताह के अंदर, ये पूरी तरीके से 6 सप्ताह के अंदर, मतलब समझना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आप लोग कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? लोकसभा में पारित हुआ 25 जुलाई को, राज्यसभा में लाया गया 31 जुलाई को, पढ़ रहे हो? फिर जो है मैंने लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में पारित हुआ, सॉरी, लोकसभा में लाया गया 25 जुलाई को, लोकसभा में पारित हुआ 31 जुलाई को, फिर 3 तारीख को लाया गया राज्यसभा में, 9 तारीख को लाया गया लोकसभा, राज्यसभा में अप्रूव हुआ, पारित हुआ, और 25 अगस्त या 28 अगस्त जो डेट है उसमें राष्ट्रपति साइन कर दिया, वो एक एक्ट बन गया। यही पढ़ते हैं ना हम लोग छत्तीसगढ़ के में। तो अब उतना जो समय है वो जुलाई, 25 जुलाई से ये 25 या 28 अगस्त का जो समय है, इसमें कितना समय हो गया? करीब करीब 30 दिन हो गया। और 30 दिन का मतलब कितना वीक हो गया? 5 वीक हो गया, 4 वीक या 5 वीक, है ना, इतना हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं, 6 वीक के अंदर आप लोग इसको पारित कर लो। तो इसका जो विधेयक, जो ऑर्डिनेंस जो है, उसका अब जो ड्यूरेशन क्या होता है, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक होता है, कि इतने में जो है वो आप इसको पारित कर लो। 6 मंथ प्लस 6 वीक। आ रहे समझ कि आपके पास कितना समय है? 6 मंथ प्लस 6 वीक का समय है। 6 माह के अंदर जो है किसी ना किसी सेशन जो है, जो चल रहा है आसपास में उस समय, उसमें उसको लाया जाए और 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कर दिया जाए। आ गया समझ? तो इतना ये ऑर्डिनेंस है। कल के क्लास में जो बचे हुए हैं जो पावर्स, उसको पढ़ेंगे। एक प्रकार का जो है वो सेना की शक्ति है, एक प्रकार का विधेयक को राज्यसभा को, राज्य के विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति है, और एक क्षमा करने की शक्ति है, एक क्षमा के स्वरूप को चेंज करने की शक्ति है, एक मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है राष्ट्रपति, आजीवन कारावास को समय में बांध सकता है कि 7 साल या 5 साल में कर सकता है, कोई विशेष परिस्थिति में उसको पूरी तरीके से माफ भी कर सकता है। तो ये जो क्षमा वाली शक्ति है, उसके बाद वो सैनिकों की शक्ति है, जो, क्योंकि सेना नायक भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, तो वो शक्ति है। उसके बाद उसकी स्वयं की जो विवेक की शक्ति है,
वो लास्ट में उसको भी देख लेंगे, कल इसको खत्म करेंगे।